वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट के बारे में, कक्षा 8 विज्ञान विषय के बारे में। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। और आप लोग अपनी पोजीशंस, अपनी नोटबुक, अपने पेन लेकर के बैठ चुके होंगे। जो बातें यहाँ पर बताई जाती हैं उनको नोट डाउन करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि डेली आपको एक बात बताई जाती है और आपको इस बात के ऊपर फोकस करवाया जाता है कि आपको पढ़ना, लिखना, याद करना ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस का पार्ट है। आपको ये काम तो करना ही है। जो बातें यहाँ पर बताई जाती हैं उन्हें आप पढ़ेंगे, उन्हें आप कॉपी में लिखेंगे, उन्हें आप याद करेंगे। इससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात होती है इसके बाद, वो होती है रिवीजन की। आपने जितना कुछ पढ़ा है उसका टाइम टू टाइम रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट निकाल करके जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं उनको एक बार क्विक रिवाइज जरूर कीजिए। ये अपनी आदत में इसको डालिए। ऐसा करने से आपके रिजल्ट पे बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज की क्लास में करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन और आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे। ध्यान रखिए अपना स्क्रीन पर। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर बात करी थी, हम लोग अभी समझना सीख रहे हैं इस बात को। आपका कौन सा चैप्टर है हम लोग जिसके ऊपर बात कर रहे हैं? फोर्स एंड प्रेशर को, यानी बल तथा दाब को समझ रहे हैं हम। ठीक है, तो बल तथा दाब में हमने क्या क्या बातें समझी थी? बल यानी फोर्स के बारे में आपसे मैं कुछ चीजें पूछूं तो आप क्या क्या बताएंगे? चलिए, फोर्स के बारे में आप मुझे ये बता सकते हैं कि सर फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है ना? फोर्स हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं दैनिक जीवन में, हमें बल कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ठीक है, इसके अलावा आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि ये जो फोर्स है सर, इसकी वजह से क्या क्या काम हमको अपने डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। आप मुझे 2 टाइप के फोर्स बता सकते हैं और अनदर फर्दर 2 टाइप के फोर्स बता सकते हैं, है ना? ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, सो चलिए इसको एक बार क्विकली करते हैं रिवाइज। चैप्टर नंबर था आपका फोर्स के बारे में क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़े थे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी थी फोर्स की डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, यानी कि पुश मतलब धकेलना, पुल मतलब खींचना, है ना? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को धकेलते हैं या फिर खींचते हैं तो उसे ही हम बल कहते हैं। ठीक है ना? जैसे कि सपोज हम ये बात करते हैं कि जैसे सपोज हमारे घर में एक दरवाजा है और इस दरवाजे को हम लोग अगर यहाँ पर से खोलेंगे तो अंदर की तरफ पुश करना पड़ेगा, खींचेंगे तो ये बंद हो जाएगा, है ना? ऐसे मतलब ऐसे कुछ पुश करते हैं, पुल करते हैं। दरवाजे को खोलते टाइम एक बार आपको पुश करना होता है, एक बार आपको पुल करना होता है, ये बात सभी जानते हैं। तो इसे ही हम बल कहते हैं। अब दैनिक जीवन में हमने बल को जो है काफी सारी जगह देखा था। इसके अलावा हमने क्या क्या देखा था? और हमने ये भी देखा था कि बल हम एक बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं, एक अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। एक हम बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं, एक अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। बैलेंस्ड फोर्स का क्या मतलब है? अनबैलेंस्ड फोर्स का क्या मतलब है? बैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है संतुलित बल। ठीक है, और अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है असंतुलित बल। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? हमने ये बात करी थी कि अगर मुझे किसी भी वस्तु पर बल के प्रभाव को देखना है, इफेक्ट ऑफ फोर्स देखना है, तो उसके लिए मुझे कौन सा बल चाहिए? चलो बताइए। ये रिवीजन भी हो रहा है आपका, साथ ही साथ रिवीजन भी हो रहा है। अगर मुझे क्या करना है? बल का प्रभाव देखना है। क्या करना है? बल का प्रभाव देखना है। और बल का प्रभाव हमको कैसे पता चलता है? बेसिकली इफेक्ट ऑफ फोर्स हमको कैसे पता चलता है? स्टेट ऑफ मोशन से, गति की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन से। तो स्टेट ऑफ मोशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो होता है गतिमान, है ना? गतिमान यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा होगा, चल रहा होगा। और एक होता है
विराम अवस्था, एक होती है कौन सी अवस्था, विराम की अवस्था, जिसे हम रेस्ट पोजीशन कहते हैं। तो ये दोनों अवस्थाएं जो है क्या कहलाती हैं, स्टेट ऑफ मोशन यानी गति की अवस्था कहलाती हैं। अब गति की अवस्था में परिवर्तन करना है, मतलब कि जैसे सपोज जैसे ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी है, इस गाड़ी को मुझे क्या करना है, चलाना है, इस गाड़ी को मुझे जो है चलाना है। आई वॉन्ट टू मूव दिस कार, तो इन ऑर्डर टू मूव दिस कार, सपोज ये अभी रेस्ट पोजीशन में है, अभी ये रुकी हुई है, और मुझे अगर इसे चलाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर बल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। सपोज इस गाड़ी में जो है हम लोग इसको, इसके पास इंजन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मतलब सपोज अगर इसमें गाड़ी में इंजन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे से पुश करेंगे, इस पर धक्का लगाएंगे, तो ये गाड़ी जो है चलने लगेगी। जो रेस्ट पोजीशन में गाड़ी है उसे चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पर बल लगाना पड़ेगा। ये बात तो हम सबको पता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन सा बल, मैं इस पर संतुलित बल लगाऊं, ये गाड़ी तब चलेगी जब इस पर संतुलित बल कार्यरत होंगे, या जब इस पर असंतुलित बल कार्यरत होंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। तो आपको याद होगा, जो जो बच्चा ध्यान से सुन रहा होगा उसे याद होगा कि सर आपने बताया था अगर किसी वस्तु पर संतुलित बल लगेंगे, संतुलित बल मतलब क्या होता है, संतुलित बल मतलब होता है नेट फोर्स इज जीरो। संतुलित बल मतलब नेट फोर्स इज जीरो, मतलब कि जो कुल बल है, जो नेट बल है, उसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब सारे बल ऐसे काम कर रहे हो किसी वस्तु पर कि जो नेट बल है वो शून्य हो जाता हो, तो वहां पर हम बलों को संतुलित बल कहते हैं, यानी बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। और असंतुलित बल की स्थिति में जो नेट बल है यानी जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू अशून्य होती है, मतलब शून्य के अलावा कुछ वैल्यू होती है। तो ध्यान रखना कि जब जब हमको किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना हो, किसी ऑब्जेक्ट को चलाना हो, उसकी इस अवस्था में, गति की अवस्था में परिवर्तन देखना हो, तो हमें वहां पर असंतुलित बल चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। क्या बोला, दोबारा से सुनो। अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट को गति करानी हो, ठीक है, तो उसके लिए हमको उस पर कार्यरत असंतुलित बल होने चाहिए, संतुलित बल नहीं होने चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दूं, एक एग्जांपल फिर से देता हूं, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, ये सारे एग्जांपल तो आपने अपने दैनिक जीवन में देखे हुए हैं ना। ठीक है, एक टेबल है, ठीक है, अब एक टेबल बनाते हैं, ये रहा एक टेबल, और इस टेबल के ऊपर आपने क्या करा हुआ है, अपनी कोई पुस्तक रखी हुई है। ठीक है, इस टेबल के ऊपर आपने कोई अपनी पुस्तक रखी हुई है। अब ये जो पुस्तक है इस पर अभी दो बल काम कर रहे हैं, देखो ऐसे समझो, इस पर अभी दो बल काम कर रहे हैं। एक तो इस पर ठीक नीचे की दिशा में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो काम कर रहा है। अब इसको आप हायर क्लास में पढ़ोगे, मैं इन चिन्हों का यहाँ पर प्रयोग नहीं करता हूं। हर चीज को जो है पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, किस बल के कारण, गुरुत्व के कारण। ठीक है, और ठीक उतना ही बल इस पर ऊपर की दिशा में भी लग रहा है जो कि इसको संतुलित करने का काम कर रहा है, जिसको हम रिएक्शन फोर्स या फिर प्रतिक्रिया बल कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन फोर्स कहते हैं या फिर प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि जैसे आपके टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, तो उस पर दो बल कार्यरत हैं। एक तो गुरुत्व का बल ठीक नीचे की तरफ, जो कि इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं सब पर लगता है। ठीक है, उसके अलावा गुरुत्व के ठीक अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल भी लगता है। ये दोनों बल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये जितना, सपोज ये इसका मान 10 है तो इसका मान भी 10 होता है, इसका मान 100 है तो इसका मान भी 100 होता है। मतलब कि दोनों बल बराबर हैं और दोनों बल विपरीत दिशाओं में हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम संतुलित बल कहेंगे। संतुलित बल कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या ये किताब हमको, क्या ये पुस्तक हमको हिलती हुई दिखेगी, नहीं दिखेगी, जहां पर पड़ी है वहीं पर पड़ी रहेगी। क्यों, क्योंकि इस पर अभी जो कार्यरत बल है वो संतुलित हैं। जब तक किसी वस्तु पर संतुलित बल यानी कि बैलेंस्ड फोर्स काम कर रहे होंगे तब तक मुझे वो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पोजीशन या फिर जो भी उसकी अवस्था है, चाहे वो गतिमान है तो गतिमान अवस्था में, चाहे वो विराम है तो विराम अवस्था में दिखेगा। बात समझ में आई? यानी कि अगर मुझे अवस्थाओं के बीच परिवर्तन करना है, यहां से मुझे क्या बात समझ में आई, अगर मुझे गतिमान वस्तु को विराम की अवस्था में लाना है या फिर विराम अवस्था की वस्तु को गतिमान अवस्था में लाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे एक असंतुलित बल को आरोपित करना होगा। ऐसे बल होने चाहिए जो कि असंतुलित हो, यानी कि जिनका नेट बल जो है, नेट फोर्स की जो वैल्यू है वो अशून्य हो, जीरो नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई? आ गई है बात समझ में? आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। ये सारे एग्जांपल आपने देखे होंगे, समझे होंगे, इनको रिलेट करके चलिए अपने डेली लाइफ में, तो आपको समझ में आएगा कि बल तो आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना है, कुछ अलग नहीं सीखना, सब आप जानते हैं, बस आपने उसे कभी
जोड़ करके नहीं देखा चीजों को, तो जो आपके जीवन में चीजें दिख रही हैं वही आपको आपको अच्छे तरीके से बल समझने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक और चीज हमने ये बोली थी कि जो बल के और प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो बल हमने दो प्रकार का देखा था, संपर्क बल हो गया, असंपर्क बल हो गया। ये तो हमने पीछे जो बल के प्रकार पढ़े ना, संतुलित असंतुलित, ये तो उसके आधार पर है कि अगर कोई वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाना है। अदरवाइज बल के जो है दो प्रकार होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होते हैं, असंपर्क बल क्या होते हैं, इनको समझ लेते हैं क्विकली। भले ही आपने समझा हुआ है, आप में सारे बच्चे जो है रेगुलर क्लास में रहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग रेगुलर पढ़ते रहते हैं, है ना। लेकिन हमारा, मैंने क्या बोला, रिवीजन क्या है, बहुत जरूरी है। तो कांटेक्ट फोर्स, तो रिवीजन में देख लो आप जो जो चीजें बता रहे हैं उनमें से आपको कितनी चीजें याद हैं। अगर सारी चीजें याद हैं तो वेरी गुड, अगर कुछ चीजें आप स्किप कर गए हैं तो मतलब कि आपका रिवीजन वर्क सही नहीं चल रहा था, आपको रिवीजन को और अच्छे तरीके से चलाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संपर्क बल और असंपर्क बल, कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के ऊपर। तो कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के ऊपर बात की जाए तो हमारे पास बल जो है ये दो प्रकार के होते हैं। अब देखो, कॉन्टेक्ट फोर्स में क्या होगा कि जब दो वस्तुओं के बीच बल कार्यरत होगा, कोई फोर्स काम कर रहा होगा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो वहां पर दोनों वस्तुएं एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगी। डायरेक्ट किसमें, कांटेक्ट में होंगी। चलो पीछे एग्जांपल पर चलो, ये रहा कार, ये रही कार, और ये रहा कार के पीछे एक खड़ा आदमी। और अगर इसको इस कार पर बल लगाना है तो क्या करना होगा, अगर इसको इस कार पर बल लगाना है तो इस कार को टच करना होगा, छूना होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि ये हवा से ही इस पर कुछ फोर्स लगाए, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। उसको जो है इस गाड़ी पर हाथ तो लगाना ही पड़ेगा, अगर उसको धक्का मारना है, उसको पुश करना है। तो यानी कि जब टच किया जाए, जब दो ऑब्जेक्ट्स जो आप बल आरोपित कर रही है बॉडी और जिस पर बल लग रहा है, उन दोनों के बीच में टच हो रहा हो, यानी संपर्क में आ रहे हो, तो वहां पर जो लगने वाला बल है वो संपर्क बल होता है। बेसिकली कौन कौन से बल संपर्क बल होते हैं, सामान्यतः कौन कौन से बल संपर्क बल होते हैं, वे बल जो हमारी मांसपेशियों के कारण लगते हैं वे संपर्क बल होते हैं। वे बल जो हमारी मांसपेशियों के कारण लगते हैं वे संपर्क बल होते हैं, जिन्हें हम पेशीय बल कहते हैं, यानी कि मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, मस्कुलर फोर्स क्या हो गया, एक प्रकार का संपर्क बल हो गया। और बोलिए और कौन कौन से बल, फ्रिक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण सॉरी, घर्षण भी क्या है, एक प्रकार का, घर्षण भी एक प्रकार का संपर्क बल है, यानी कि कांटेक्ट फोर्स है। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या क्या एग्जांपल है। नॉन कांटेक्ट फोर्स में आपने देखा है एक चुंबक जो है दूसरे चुंबक को दूर से ही खींच लेता है या फिर दूर से ही धकेल देता है, तो जो चुंबकीय बल वो कैसा बल हो गया, वो असंपर्क बल हो गया। उसमें जो है दोनों चुंबकों को पास पास, मतलब एक दूसरे को टच करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने दूर से ही जो है एक चुंबक ने दूसरे चुंबक को खींच लिया या फिर धकेल लिया। इसके अलावा पृथ्वी देखो आप, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमते रहता है ना। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तुएं एक दूसरे की ओर आकर्षित रहती हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ बल लगाती हैं, लेकिन वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहती हैं। एग्जाम्पल लेंगे हमारा सूरज का, और हाँ, सूरज के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का, चाहे पृथ्वी और चंद्रमा का एग्जाम्पल ले लो, है ना। तो पृथ्वी ये है सन, ये क्या है सन, और ये क्या है हमारी अर्थ है। तो पृथ्वी, सन के चारों तरफ जो है अर्थ घूमती है, पृथ्वी घूमती है, लेकिन ये इसके टच में नहीं है, मतलब इसके संपर्क में नहीं है। ऐसे थोड़ा ना कि सन से ऐसे चिपकी हुई अर्थ, ऐसा तो नहीं है, दूर है सन से, है ना। सूर्य से पृथ्वी जो है काफी दूर है, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के टच में नहीं है, एक दूसरे के टच में नहीं है ना, कांटेक्ट नहीं है। दैट मीन्स कि ये कौन सा बल हो गया, असंपर्क बल हो गया। ठीक है, और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल, एक और एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है, जो हमने पढ़ा है, जो कि है स्थिर वैद्युत बल। तो हमने ये समझा है कि स्थिर वैद्युत बल जो है आवेशों के कारण लगता है। ठीक है, आवेशों के बीच जो प्रतिक्रिया होती है, चाहे आकर्षण हो, चाहे प्रतिकर्षण हो, चाहे अट्रैक्शन हो, चाहे रिपल्शन हो, वहां पर जो बल लगता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई है बात। ठीक है, तो ये हमने पढ़े संपर्क बल और असंपर्क बल और इनके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, अब आज की क्लास में हम क्या बात करने जा रहे हैं, एक और नया टॉपिक जो हमने आप बात करी थी, वो भी एज सच इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही महत्वपूर्ण है और इतना ही इंटरेस्टिंग भी है,
जिसे हम कहते हैं प्रेशर। प्रेशर यानी कि दाब। तो दाब में हमने क्या क्या पढ़ा था? दाब जो है, दाब सीधे सीधे एक निश्चित क्षेत्रफल पर लगाया गया बल है। एक निश्चित क्षेत्रफल पर लगाया गया बल है। हमने कहा था दाब जो है वो क्या है? दाब जो है एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल। क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर। जैसे सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है और इस पर ऐसे अभिलंबवत नीचे की ओर, अभिलंबवत बात करेंगे अभी, परपेंडिकुलर। देखो एक शब्द हम बात करेंगे यहाँ पर, अभिलंबवत। अभिलंबवत क्या मतलब होता है अभिलंबवत का? अभिलंबवत का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं परपेंडिकुलर, या फिर नॉर्मल भी कह लेते हैं। ठीक है, इसे हम नॉर्मल भी कह लेते हैं। ठीक, तो क्या मतलब हुआ नॉर्मल का? क्या मतलब हुआ अभिलंबवत का? अभिलंबवत का मतलब हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से है कि उसकी जो लाइन है, जो लाइन है उसको जोड़ने वाली, वो 90 डिग्री का कोण बना रही है दूसरे सरफेस के साथ। जैसे समझाता हूं, जैसे ये ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है। सपोज ये हमारे पास कोई टेबल है। अब टेबल को ऐसे देखो किनारे की तरफ से, ठीक है। सपोज ये कोई टेबल है, ठीक है, और इस टेबल के ऊपर मैं ऐसे प्रेस कर रहा हूं, इस टेबल को मैं ऐसे प्रेस कर रहा हूं, ऐसे, ये जो डॉट डॉट लाइन दिख रही है ऐसे। तो जो मैं यहाँ पर कोण देखूंगा इस दिशा और इसके बीच में, वो कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। जब जब ऐसा होगा तो तब मैं बोलूंगा कि ये जो बल है, ये जो बल है वो कैसे लग रहा है? अभिलंबवत लग रहा है। अभिलंबवत मतलब सीधा सीधा 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए? 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर ये बात आप क्यों बता रहे हैं हमको, ये बात आप क्यों बता रहे हैं? तो इसके पीछे हमारे पास रीजन ये है कि अभी हम प्रेशर में इसको पढ़ने वाले हैं। प्रेशर में जो हमारे पास डेफिनेशन है, प्रेशर में हमारे पास जो परिभाषा है, वो वहां पर हम इसे देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रेशर की डेफिनेशन लिखवाता हूं मैं आपको। प्रेशर की डेफिनेशन पहले एक इन शॉर्ट, जो शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है उसको लिखता हूं, ठीक है, और फिर आप लोग जो है इसको रिलेट कीजिए। हम लोग लिखते हैं प्रेशर को परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। हिंदी में क्या मतलब हुआ इसका? एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत लगने वाला बल। एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत लगने वाला जो बल है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। अब अभिलंबवत आप चाहे बोले चाहे ना बोले, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना आपको जरूर याद रखना है कि फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। इसको हम कैसे समझेंगे? अब इसके सर आप डेली लाइफ एग्जांपल बताइए। जैसे आपने फोर्स के बताए थे, तो हम देखते हैं हमारा जो स्कूल बैग है, स्कूल बैग हम जो लेके आते हैं, उसका जो स्ट्रिप है, उसकी जो पट्टी है जो हमारे कंधों पर लटकी होती है, वो हम ब्रॉड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चौड़ा बनाते हैं, ठीक है, उसको हम पतला नहीं बनाते। वो इसलिए बनाते हैं कि जो अगर उसका एरिया बढ़ जाएगा, अगर एरिया हम इंक्रीज कर देंगे, तो एरिया इंक्रीज करने के साथ प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी जो हमारे कंधों पर लगने वाला जो बल है, हमारे कंधों पर लगने वाला जो बल है, फोर्स है, वो कम हो जाएगा, जिस कारण हमें जो अनकंफर्टेबलनेस होती है, वो दर्द होता है, वो कम महसूस होगा, है ना। तो जो बैग होते हैं आप देखना, उसके स्ट्रिप जो होती है जो हम कंधों पर लटकाते हैं, उसको चौड़ा बनाया जाता है ताकि जो दाब है उसका मान कम हो सके और हम आसानी से उस भार को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि हम लोग जो है, अगर रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं हम। किसको बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज, शिप ऑफ डेजर्ट। शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज किसको बोलते हैं? कैमल को बोलते हैं, ऊंट को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऊंट को? क्योंकि ऊंट जो है रेत में ऐसे दौड़ लगा सकता है जैसे कि मिट्टी पर घोड़ा, है ना, जैसे मिट्टी पर घोड़ा दौड़ सकता है वैसे ऊंट रेगिस्तान में दौड़ लगा सकता है। लेकिन अदर जो जानवर है वो रेत में चलने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कैमल के जो पांव हैं, कैमल के जो पैर हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका क्षेत्रफल ज्यादा है, वो ज्यादा चौड़े होते हैं। नीचे से जो तलवे होते हैं ना उसके, उनका क्षेत्रफल ज्यादा, क्षेत्रफल ज्यादा तो दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्षेत्रफल ज्यादा तो दाब कम, यानी वो जो रेत है, रेत पर कम दाब लगाएंगे, उनके पैर रेत के अंदर कम जाएंगे और वो आसानी से उसमें दौड़ सकते हैं।
बात समझ में आ गई? तो ये है हमारा प्रेशर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इतनी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें आपको याद होंगी। आज मैंने क्विक रिवाइज का करवा दिया है, ठीक है। इसको घर में जाकर के एक बार रिवाइज और करना, फिर से करना। सो आई होप कि जो बातें आपको बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आपने चीजों को नोट डाउन जरूर किया होगा। घर से एक बार रिवीजन जरूर करें, जो चीजें नहीं समझ में आती है पूछें, अपने डाउट्स जरूर हमारे तक भेजें। सो आपके जो क्वेरीज हैं, आपके जो क्वेश्चन हैं, वो टाइम पर सॉल्व कर दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।